तो आज हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस का ये वाला क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस 2025 में आया हुआ है। तो इसमें कह रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है, कंसिडर द मैट्रिक्स P। एक मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है। लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स X बी डिनोटेड बाय XT, देन द नंबर ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस Q विथ इंटीजर एंट्रीज सच दैट दिस। तो ये कंडीशन दी हुई है। Q हम लोग को एक अननोन मैट्रिक्स गिवन है कि Q हम लोग को पता नहीं है, और हम लोग को बताना है कि कितने ऐसे Q पॉसिबल है। नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस Q का हम लोग को बताना है कितने Q पॉसिबल है इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे, और P हम लोग को मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि हम लोग को ये वाली कंडीशन गिवन है। इससे हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना चाहिए, उसके बाद जो गिवन है उसको हम लोग सोचते हैं इसके ऊपर। अब हम लोग को दिख रहा है कि Q एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब Q इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और मॉड Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये दोनों बातें हम लोग को इससे निकल के आती हैं। तो Q इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ, और यहाँ पे गिवन है ऑब्वियसली, तब एग्जिस्ट करता है तभी तो गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, Q से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है Q और Q इनवर्स मल्टीप्लाई बन के I बन जाता है। I क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो QT इंटू Q, जिस साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q को, उसी साइड हम लोग ने प्री मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई करेगा। अगर मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 2 इंटू 3 चलता है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 3 नॉट इक्वल्स टू मतलब 3 इंटू 2 होता है। मतलब यहाँ पे अगर ए बी एक मैट्रिक्स है, ए बी है, तो वो नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेटिस्फाई करे, इसीलिए हम लोग को जिस तरफ मल्टीप्लाई किया है उसी तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये Q और Q इनवर्स मिलके I बन जाता है, ठीक है, Q मल्टीप्लाई बाय Q। यह हम लोग को पता है कि 5 केसेस 5 पढ़ाए जाते हैं हम लोगों को, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऐसे ही करके 5 मैट्रिक्स पढ़ाए जाते हैं जो स्पेशल केसेस होते हैं। ये वाला हम लोग को सजेस्ट करता है कि ये ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि Q इंटू Q ट्रांसपोज अगर I होता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ठीक है। इससे हम लोग को ये प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोग को एक चीज़ मिली। उसके बाद हम लोग ये स्टेटमेंट पे आते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, PQ इज इक्वल्स टू QP, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन से हम लोग को कुछ ऐसा खास मिलने से नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, Q को एक एज्यूम कर लेंगे कि Q एक मैट्रिक्स है। Q एक मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI एक मैट्रिक्स हम लोग जनरल एज्यूम कर लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के देखते हैं, तो P एक गिवन है हम लोगों को 2 2 3 0 0 0 0 0 0, ठीक है। Q हम लोग ने मान लिया है ABCDEFGHI, ठीक है। यहाँ पे Q हम लोग ने मान लिया ABCDEFGHI, और Q ये हम लोगों को गिवन है 2 0 0 0 2 0 0 0 3। अब मल्टीप्लाई करना हम लोग को आना चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है। हम लोग को फाइनल रिजल्ट 3 क्रॉस 3 मिलेगा। हम लोग को पता है, इसका फर्स्ट देखते हैं, इसका लास्ट देखते हैं, और ये दोनों सेम होने चाहिए, जो कि सेम है। ये तो नॉर्मल 3 क्रॉस 3 होगा, आपको पता ही होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2A 2B और 2C, ठीक है। और यहाँ पे ये मिलेगा आपको 2D, आप देख लीजिएगा क्या मल्टीप्लाई सही हो रहा है या नहीं, 2E, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2F, यहाँ पे मिलेगा 3G 3H और 3I, ठीक है। और इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिलेगा हम लोग को 2A और 1 क्रॉस 2 ना, तो 2B और 3C, ठीक है। और इधर मिलेगा हम लोगों को 2D 2E और 3F, ठीक है। और यहाँ पे 2G 2H और 3I पैटर्न मैंने पहचान लिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग को ये दोनों इक्वल करना है। इक्वल कब होते हैं दो मैट्रिक्स, जब उनके हर मतलब टर्म, जो हर अंदर वो है टर्म्स है, वो आपस में उसी के मतलब इक्वल, जैसे कि ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, इनमें रोज़ भी सेम हो और हर कॉलम भी सेम हो। तो जो रोज़ में और जो कॉलम में ये टर्म है वहाँ पे वही सेम होना चाहिए, तब वो इक्वल होते हैं। तो ये 2A 2A इक्वल, ठीक है, 2B 2B इक्वल, ये हर B के लिए सेटिस्फाई करेगा, हर A के लिए 2C और 3C इक्वल। अब 2C इक्वल्स टू 3C कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि C कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 3 होता नहीं, हमें पता है। तो C की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तभी एक ही केस ऐसा कि सेटिस्फाई हो। तो C की वैल्यू हम लोग को 0 पता चल गई। ऐसे ही 2D इक्वल सही है, हर D के लिए सेटिस्फाई करेगा। 2E 2F 3F इक्वल नहीं होते हैं, तो ये F भी 0 होना पड़ेगा। ऐसे ही 2G 3G, तो G को भी 0 होना पड़ेगा। ऐसे ही 2H 3H, तो H को भी 0 होना पड़ेगा। और 3I सेम है। तो इससे हम लोगों को 4 चीज़ों की वैल्यू 0 मिल गई, जो हमने एज्यूम किया था।
जैसे कि हमने एज्यूम किया था ए बी सी, ये क्यू को हमने एज्यूम किया था ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये हमने एज्यूम किया था मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ मिला, जैसे कि सी 0 है और जी 0 है, एच 0 है और एफ 0 है। सी एफ जी और एच, ये 4 चीज़ें हम लोग को 0 मिल गई। तो हम लोग इसको पुट कर देंगे, ये ए था, ये बी सेम रहेगा, मतलब क्यू की वैल्यू हम लोग को सी 0 पता चल गया और डी और ई सेम रहेंगे, हम लोग को एफ 0 पता चल गया और हम लोग को जी एच 0 पता चल गया, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ मिल गई, ये चीज़ मिल गई, ए बी 0 डी ई 0 0 0 आई, ये क्यू मिल गया हम लोग को। हमने एक इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, एक इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर ली कि हाँ भाई इससे हम लोग को एक चीज़ मिल गई, जो मैट्रिक्स क्यू थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया। अब हमारे पास 9 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 5 वेरिएबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये कंडीशन से हम लोग ने एक चीज़ निकाली थी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का क्या फ़ायदा है। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई जनरल मैट्रिक्स है और वो ऑर्थोगोनल है, मतलब ये ए ट्रांसपोज अगर आई है, तो हम लोग को इसकी कंडीशन पता होती है कि इसके हर टर्म का स्क्वायर का ऐड करेंगे तो 1 होगा। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ऐसा। और इनके हर टर्म का मल्टीप्लाई यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, यानी ए डी प्लस डी ई प्लस जी एच करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसको एक वेक्टर माने, इस कॉलम को, और इस कॉलम को एक वेक्टर माने, तो उस कॉलम का जो मॉड होगा, तो उसका जो मॉड का वैल्यू होगा, मतलब इसका वेक्टर का जो स्केलर वैल्यू होगा वो 1 होगा, मतलब यूनिट वेक्टर होगा जिसको कहेंगे हम लोग। और इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, मतलब 90 होगा एंगल दोनों के बीच में। इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना हम लोग को पता है कि तीनों का सम जो होगा उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और कोई भी 2 वेक्टर को लेकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तीनों का तो 0 आएगा। ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। वो प्रूफ कैसे हुआ, ये अगर ये चीज़ करोगे आप तो इससे ये प्रूफ हो जाता है। ये कंडीशन में ये वाली चीज़ सेटिस्फाई करती है, तो हमारे पास ये कंडीशन आई है तो हम ये सेटिस्फाई करा सकते हैं। इसका मतलब ये अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्यू ट्रांसपोज आई तो हम लोग इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 3 केस हम लोग को मिल गए। ये 3 केस से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये 1 आई है, मतलब ये मतलब हर वेक्टर का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए बी प्लस डी ई इज इक्वल्स टू 0, ये एक केस मिल गया। उसके बाद हम लोग कोई भी 2 वेक्टर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सब 0 बन रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 2 ही केस मिल रहा है। और यहाँ पे तीनों वेक्टर हमने ले लिया। अब हम देख सकते हैं आई की वैल्यू ±1 दिख रही है। अब इसका कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये 2 वेक्टर, मतलब ये 2 इक्वेशन जो है हमारे पास, ये 3 इक्वेशन, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। जैसे इसमें आई का टर्म है ही नहीं, देखिए ए बी, और इसमें आई का टर्म है ही नहीं, इसमें आई का टर्म है ही नहीं, कहीं पे भी आई नहीं, आई अपना अकेला ही है। मतलब इसको ये +-1 कुछ भी लेंगे तो यहाँ 1 बनेगा ही, यहाँ 1 बनेगा ही। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 0 बनेगा। ये दोनों में भी हमेशा 0 बनेगा, चाहे आप कुछ भी ले लो वैल्यू। इसमें आई बन रहा है, इसमें आई बन रहा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये साइड ही है। तो आई की वैल्यू जो होगी, चाहे तो आप +1 लो चाहे तो -1 लो, ये हर केस में सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2 केस हम लोग के पास ऑलरेडी बन चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी कि ए की वैल्यू क्या ले, बी की वैल्यू क्या ले, डी की वैल्यू क्या ले और ई की वैल्यू क्या ले। अब देखिए इसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं सकता, हम लोग को समझ आता है ये चीज़। तो हम लोग को एक इक्वेशन चाहिए तो या तो केसेस बनाने पड़ेंगे, हम लोग को प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी वैल्यूज़। तो क्या अब हमारे पास कोई इक्वेशन तो है नहीं, दो हम लोग को स्टेटमेंट गिवन थे, हमने दोनों यूज़ कर लिए। अब हम लोग को केस बनाने पड़ेंगे। केस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, एक्स्ट्रा हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब इसमें अब क्या करें सोचने पे हम लोग को पता चलेगा कि देखिए ए है, जैसे अब हम लोग इस पे चलते हैं, छोड़िए आप इसको छोड़िए, सबसे पहले इससे देखते हैं ए बी डी ए। अब मान लीजिए हमने ए को 0 किया फॉर एग्जांपल। अब आपको ये तो समझ आ रहा है कि दोनों में से दोनों टर्म 0 होने पड़ेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए बी इज इक्वल्स टू -DE हो जाए, मतलब -D हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव ही आएंगे तभी तो हो पाएगा ना वो। तो ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को दोनों को ही 0 करना पड़ेगा। अब दोनों को 0 करने के लिए हम लोग कैसे कैसे केस एज्यूम कर सकते हैं, देखिए a इज इक्वल्स टू जैसे 0 है, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू जैसे e इक्वल्स टू 0 है, ठीक है।
ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ए, पहले हम लोग ए से शुरू कर रहे हैं। ए 0 में बी 0 आ सकता है, डी 0 आ सकता है, ई 0 आ सकता है। कोई तो ए तो इसमें ये 0 हो चुका है। बी को अगर हम लोग 0 ले लेंगे, मान लीजिए ए बी दोनों 0 हो गए, तो ये तो यूनिट वेक्टर बनेगा ही नहीं। ऐसे रो वाइज में 0 0 0 में ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा। इसका तीनों का सम का स्क्वायर 1 भी आना चाहिए ना। तो ए बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो ये केस कैंसिल। ए 0 में, ठीक है। ए 0 में डी 0 ले सकते हैं या ई 0 ले सकते हैं। ए 0 में डी 0 ले सकते हैं, ई 0 ले सकते हैं। तो इससे दो केस बनेंगे। ए 0 से डी 0 ले सकते हैं या तो ई 0 ले सकते हैं। दोनों एक साथ 0 इसमें भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फिर ये 0 0 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसीलिए दोनों केस बने ए 0 से, ठीक है। अब डी 0 में क्या हो गया? अब ये तो फिक्स हो गया कि बी को +-1 ले सकते हैं और यहाँ पे ई को भी +-1 ले सकते हैं। सेम इसमें डी को +-1 ले सकते हैं और बी को +-1 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये केस बन गए। अब देखिए मान लीजिए हमने ए 0 लिया, तो ये फिक्स हो जाएगा कि डी 0 है। अब देखिए एक केस हमने इसमें छोड़ दिया, डी 0 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डी 0? क्योंकि अगर डी 0 हो जाएगा, ए तो ऑलरेडी 0 है, ए 0 हो गया, डी 0 हो गया, तो ये वाला भी यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, तो ये वाला पूरा केस कैंसिल हो जाता है। इसीलिए देखा हमने भी एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था, ये नहीं हो सकता काउंट, ठीक है। अब ई 0, तो इससे मतलब फिक्स हो जाता है कि ए 0 होगा तो ई 0 होगा और बी 0 होगा तो डी 0 होगा, क्योंकि इधर आसपास वाले नहीं कर सकते क्योंकि पूरा 0 बन जाएगा। तो इससे फिक्स हो गया कि अगर ए 0 होगा तो ई को 0 होना पड़ेगा, उससे बी की वैल्यू +-1 ले सकते हैं और डी की वैल्यू +-1 ले सकते हैं। एक केस ये बनेगा। अब देखिए तो ए 0 फिक्स है, ई 0 फिक्स है, तो ये एक केस बन रहा है, ठीक है। अब इसमें बी की वैल्यू 2 है, मतलब ये चाहे तो प्लस, ऐसे मैं बताता हूँ, ये दोनों फिक्स है। अब बी की वैल्यू 1 लीजिए, डी की वैल्यू 1 लीजिए, ये केस चलेगा। बी की वैल्यू 1 -1 लीजिए, डी की वैल्यू 1 लीजिए, ये केस भी चलेगा। बी की वैल्यू -1 लीजिए, डी की वैल्यू -1 लीजिए, ये केस भी चलेगा। और बी की वैल्यू 1 लीजिए और डी की वैल्यू -1 लीजिए, तो भी चलेगा। मतलब चारों केस, चारों पॉसिबिलिटी है ये चारों। ये दोनों तो फिक्स है, ये दोनों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और बी डी में ये 4 केस बन गए, तो टोटल हमारे पास 4 केस बने, क्योंकि ये दोनों फिक्स है और ये 4 केस बन रहे हैं। ये चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी उठा के रख दीजिए, तो इसके 4 केस बन रहे हैं, ठीक है। ये 4 केस बन गए। सेम ऐसे ही हम लोग ये देखेंगे कि बी 0 लेंगे, अगर बी 0 लेंगे तो डी को ही 0 होना पड़ेगा, कोई और 0 नहीं हो सकता। अगर बी 0 लिया और ए को 0 ले नहीं सकते, क्योंकि बी और ए में फिर वही बात आ जाएगी कि पूरा यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा। ये ऑर्थोगोनल है, इसको यूनिट वेक्टर बनना ही पड़ेगा। और बी 0 में अगर हम लोगों ने ई 0 लिया तो भी नहीं बनेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा ऐसे सीधा कॉलम वाइज। तो बी 0 है तो फिर डी को ही 0 होना पड़ेगा, ये फिक्स है। वैसे ही फिर ए और ई में +-1 के 4 केस बन जाएंगे। ये ई में +- थे, जैसे यहाँ पे 4 बने वैसे यहाँ पे 4 बन जाएंगे, तो ये 4 बन गए। इसके अलावा और कोई केस है नहीं। हमने ए 0 को एज्यूम करके देख लिया, ए 0 में ई 0 बन रहा है, बी 0 में डी 0 बन रहा है, तो 2 केस यहाँ पे बन रहे थे। 2 केस में भी 4 केस हैं बी और डी पे, मतलब ये 2 केस बन रहे थे। ये पूरा 1 केस, ये पूरा 2 केस। इन दोनों केस के अंदर भी 4 केस है, तो ये टोटल 4 केस इधर, 4 केस इधर, तो टोटल 8 केस बन रहे हैं। तो हमारे पास आंसर 8 हो जाना चाहिए और ये हो जाएगा गलत। पूछे कैसे? क्योंकि 8 केस तो बन गए, लेकिन हमने आई को तो छोड़ ही दिया। हम लोग को पूरा मैट्रिक्स चाहिए ना। हमने ये चारों की वैल्यू फिक्स कर ली, इन चारों का सारे केस निकाल दिए कि इन चारों में 8 ही केस बन सकते हैं। 8 केस हमने निकाल के बताया कि 4 ये 8 ही केस बन सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ गई? आई भी तो एक अननोन है ना, तो इसमें भी 2 वैल्यू है, +1 और -1। तो आप सीधा समझिए कि ये पूरे 8 केस हैं। अब 8 केस में एक बार +1 लीजिए और इन्हीं 8 केस में एक बार -1 लीजिए, तो मल्टीप्लाई होगा ना। मतलब 8 केस डालिए और +1 यहाँ पे कांस्टेंट रखिए, और एक बार 8 केस डालिए और यहाँ पे -1 कांस्टेंट रखिए, तो 8 और 8 16 केस बन जाएंगे टोटल। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 16 केसेस बन जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा इस क्वेश्चन का 16, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं हमने कंडीशन यूज़ की। कंडीशन से हमने ये निकाला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर हमने पी क्यू और क्यू पी को निकाला। यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो हमने क्यू को एज्यूम करके देखा। एज्यूम करने से उसके बाद हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई, ये वाली पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। तो हम लोग को ये मिल गया कि 4 वैल्यू 0 है। हम लोग ने देख लिया कि 4 वैल्यू 0 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2c और 3c बराबर हो नहीं सकते कभी भी। c 0 में ही एक केस है, तो फिर उससे हमारे पास 4 वैल्यू 0 आ गई।
1 2 3 4। बाकी हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है ये समझिए, क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है क्यू के कितनी पॉसिबिलिटी है जो ये दोनों सेटिस्फाई कर दें। हम लोग क्यू के अंदर वाले टर्म्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे निकल सके, क्या पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। तो 4 तो हमने फिक्स कर दिए, बाकी 5 वेरिएबल बचे, इन्हीं 5 वेरिएबल में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, आई की पॉसिबिलिटी निकाल ली ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन से कि इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, इन्हीं 2 वैल्यू में ये रिवॉल्व करेगा। फिर इन चारों में आपस में रिलेशन कैसे मिल गया हम लोग को, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का यूज़ किया हमने, ये आई बनना चाहिए और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बनना चाहिए। हमने देखा कि आई का कोई रोल नहीं है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी और यूनिट वेक्टर में भी, इसको ±1 कुछ भी रखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना देगा। इन चारों में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 इक्वेशन मिली, 4 वेरिएबल थे तो हमने केसेस एज्यूम किए। केसेस एज्यूम करने के बाद हम लोग को पता चला कि A 0 हो सकता है तो B 0 नहीं हो सकता, D 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 0 0 तो 0² + 0² + 0² 0 आएगा, लेकिन 1 आना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो फिर A 0 होगा तो E 0 होगा, B 0 होगा तो D 0 होगा, इन्हीं दोनों में मतलब क्रॉस में 0 बन सकते हैं। बाकी हमने देखा कि अगर क्रॉस में 0 बन गए तो ये ±1 हो सकता है, ये +-1 हो सकता है और होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑर्थोगोनल बनाना है हम लोग को। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी, ये वाला भी रूल फॉलो करना है कि 1 0 बनाओ 1 0 बनाओ, दोनों 0 बनाओ, दोनों में से 1 0 होना कंफर्म है। ये वाला केस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, कोई और वैल्यू दे नहीं सकते और B को 1 और ±1 में ही खेलना पड़ेगा, और +-1 में अगर 1 1 दे दिया इसको तो फिर ये 1 1 में ये यूनिट वेक्टर का रूल तोड़ देगा। तो इसीलिए हम लोग को दोनों को ही 0 बनाना पड़ेगा। तो 1 0 माना 1 0 माना, अब दोनों में से दोनों 0 बन रहे थे तो साफ ये 8 केस बन गए और ये मल्टीप्लाई बाय 2 16 कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन JEE एडवांस 2025 का। आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए JEE एडवांस के क्वेश्चन से उसका सोल्यूशन चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई आपको मतलब एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।